वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि मैम पंजाब टेट जो है वो आने वाला है, तो प्लीज़ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दीजिए। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए ही है जो भी बच्चे पंजाब का टेट देने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। इस सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो पूरा डिटेल में समझेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएं। और जब आप 2023 में ये जो पंजाब टेट है जब देने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है आपको साइंस के पेपर में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम 2021 में जो पंजाब टेट का पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ से ज़रूर 2023 में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने भी ऑप्शन हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन बने तो आप इजीली वहाँ पर आंसर कर पाएँ। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट अगर 6 to 8 की कंप्लीट NCERT साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो मैम को मेल कर सकते हैं shilpi.ch511@gmail.com पर मेरे को मेल करेंगे तो मैं बता दूंगी किस तरह से आपको नोट्स लेने हैं। 120 रुपीज़ जो हैं वो आपको पे करने होंगे और आपको आपके नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। क्योंकि जब हम सिलेबस देखते हैं तो वही है, पूरा 6 to 8 की NCERT का ही सिलेबस जो है पंजाब टेट में डिफाइन कर रखा है। तो जो नोट्स हैं वो पूरे 6, 7, 8 की NCERT की पूरी समरी है जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी हर एग्ज़ाम में। स्पेशली पंजाब टेट में भी आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन याद रखें जो लैंग्वेज होगी नोट्स की वो हिंदी और इंग्लिश है, पंजाबी में नहीं मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल में तो आप नोट्स जो हैं ले सकते हैं साइंस NCERT के। बस मेरे को मेल कर दीजिएगा shilpi.ch511@gmail.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं 2021 पंजाब टेट के सारे क्वेश्चन। पेडागोजी के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कंटेंट के भी 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसा कि सीटेट में होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग स्केल इज बिहेवियरल मेजरमेंट इज यूज टू इवेल्युएट। यहाँ पर हमको बताना है ये जो रेटिंग करते हैं हम, जैसे रेट देते हैं ना, रेटिंग स्केल होती है, रेट कर दिया बच्चों को। तो बेसिकली ये साइंस में क्यों होता है, इससे हम क्या मूल्यांकन निकालते हैं, इससे हम क्या इवेल्युएट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर जो रेटिंग स्केल होती है उससे हम बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं। द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, जो है जो लर्नर है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो करेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर हम रेटिंग स्केल से मेज़र करते हैं। बाकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक वहाँ पर मेज़र नहीं होगी कि वो फिजिक में कैसा है, इंटेलेक्चुअल जो है वो तो कॉग्निटिव से होगी। तो यहाँ पर जो रेटिंग स्केल होता है वो बेसिकली क्या मूल्यांकन करने के लिए होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी, उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, रेट जो है वो कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छे से सोचेंगे तो आप इजीली आंसर वहाँ पर दे देंगे। बहुत ही ये सोचना है कि हम एज अगर हम टीचर हैं तो हम बच्चों को किस तरह से चीज़ें जो हैं वो समझाएंगे और कौन सा पॉजिटिव पॉइंट जो है हमें ऑप्शन में दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन जो बना, ब्लैक बोर्ड इज़ अ डैश। देखिए ब्लैक बोर्ड क्या है ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए दो तरह के टीचिंग एड होते हैं। एक होता है प्रोजेक्टेड, जिसमें क्या होता है जैसे एनिमेटेड वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू चीज़ों को समझाना, वो क्या है, वो प्रोजेक्टिंग आपके प्रोजेक्टेड टीचिंग एड हैं। और नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, आपने कोई डायग्राम वगैरह के थ्रू समझाया, तो वो नॉन प्रोजेक्टेड है। उसमें हमने कोई भी प्रोजेक्टर जो है उसका यूज़ नहीं किया है। तो ब्लैक बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। देखिए हिंदी में ऑप्शंस नहीं है क्योंकि आपको पता है पंजाब टेट में 2 लैंग्वेज मिलती है, एक पंजाबी और एक आपकी इंग्लिश। उसके अलावा जो बच्चे नोट्स लेंगे मैं इसकी PDF भी उनको जो है वो विद आंसर जो है वो दे दूंगी ताकि उनको कोई भी जब वो एंड टाइम पे सॉल्व कर रहे हो तो उनको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो याद रखेंगे ब्लैक बोर्ड क्या है, वो आपका नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है। अब चाहे आपसे अगर वो चार्ट पूछ ले वो भी नॉन प्रोजेक्टेड होगा, डायग्राम वगैरह होगा वो सब नॉन प्रोजेक्टेड है। लेकिन अगर आपसे पावर पॉइंट की स्लाइड्स पूछे, फिल्म एनिमेशन पूछे, वो सारे के सारे आपके प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो आपका एग्जाम में बना, साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग इज एसोसिएटेड विद। ये साइकोमोटर जो डोमेन होता है लर्निंग का ये किससे एसोसिएट करता है वो हमको यहाँ पर बताना है। मैंने पूरा डायग्राम में आपको
एक्सप्लेन कर दिया है कि 3 डोमेन होते हैं। एक होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है, जो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बच्चा थॉट और थिंकिंग करता है, जिसमें जाती है आपकी मेमोराइजेशन, रीजनिंग, लर्न करना, चीज़ों को थॉरली पढ़ना, वो सब क्या है, वो आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका अफेक्टिव डोमेन, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे के इमोशंस, फीलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, जिसमें हम बच्चे को क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। उसके बाद थर्ड टाइप का डोमेन होता है लर्निंग में, वो होता है आपका साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम बच्चों की जो एक्टिविटी है वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर एक्शन और डूइंग आ जाती हैं, जैसे प्लेइंग वगैरह। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकोमोटर डोमेन किससे एसोसिएट करेगा, वो हमारा स्किल्स, जो बच्चे के अंदर स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, नॉलेज अगर होता तो वहाँ पर वो कॉग्निटिव डोमेन हो जाता। अगर इमोशन की बात करें तो अफेक्टिव डोमेन से जो है यहाँ पर ये रिलेट करेगा। और जब भी स्किल आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, जो स्किल्स बच्चे की डेवलप होती हैं चीज़ों को करने की, वो साइकोमोटर डोमेन के अंदर आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये शुरू के 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके पैडागोजी के थे। फिर इन्होंने यहाँ पर ऐसे होगा कि पैडागोजी और कंटेंट के जो क्वेश्चन है, थ्योरी के जो क्वेश्चन है, वो आपको मर्ज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पैडागोजी के 10 क्वेश्चन अलग या थ्योरी के बाद के क्वेश्चन अलग, वो मर्ज कर कर मिलेंगे। तो आप इजीली वहाँ पर उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 4th क्वेश्चन जो है वो आपका कंटेंट मतलब थ्योरी, जो सॉइल वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन बना है। ये जो मल्चिंग होती है, मल्चिंग इज़ अ प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय। देखिए, जो मल्चिंग होती है आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, सॉइल को कुछ इस तरह से जो है एक्स्ट्रा लेयर जो होती है, अपना जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उससे कवर कर देते हैं। उससे क्या होता है, सॉइल का जो मॉइस्चर है, उससे जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट होती है। तो यही क्या है, आपका मल्चिंग होता है। इसमें क्या होता है, कवरिंग द अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय द शेल्थ। एक जो शेल है, एक जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, उससे क्या करते हैं हम, सॉइल को कवर कर देते हैं, जिससे सॉइल जो है वो प्रोटेक्ट होती है, उसका मॉइस्चर, उसकी जो फर्टिलिटी है, वो सारी वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर प्रोटेक्ट होती है। तो वही आपका मल्चिंग होता है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पैडागोजी का क्वेश्चन है। द एम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कंसिडर टू बी रियलाइज्ड इफ पीपल। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास कोई वैज्ञानिक ज्ञान है, आपको नॉलेज है, उसको कब हम कंसिडर करेंगे कि वो आपको आती है, वो पूरा आपको नॉलेज है या नहीं, कि जब हम चीज़ों को सही समय पे रिकॉल करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं उन साइंटिफिक फैक्ट को। जैसे मैं चल रही हूँ और मैं फिसल कर गिर गई हूँ, तो मैंने रिकॉल करा, अच्छा यहाँ पर फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर काम कर रहा है। तो यही आपका क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज का एम होता है कि जब हम चीज़ों को सही समय पे रिकॉल और रिकॉग्नाइज करते हैं उन साइंटिफिक फैक्ट को जो हमने पढ़े हैं, वही आपका एम है साइंटिफिक नॉलेज का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टू सेटिस्फाई द इनर अर्ज ऑफ क्यूरियोसिटी द साइंस स्टूडेंट। देखिए, बच्चे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है साइंस में, तो स्पेशली कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सब सारी चीज़ें आसपास कैसे चल रही हैं, कोई वस्तु अगर हमने फर्श पर फेंकी है तो वो रुक क्यों जाती है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी जो है बच्चों के अंदर होती हैं। जैसे आपने एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लिटमस पेपर पर कैसे एसिड जो है वो अपने रंग चेंज करते हैं। बहुत सारी क्यूरियोसिटी जो होती है बच्चों के अंदर होती हैं। तो उसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, जब हम बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन साइंस क्लब, जो साइंस के क्लब्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उनमें क्या होता है, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, देखिए, पोर्टफोलियो इज़ अ टूल टू मेज़र। देखिए, स्कूल में आजकल क्या होता है, पोर्टफोलियो बच्चों से बनवाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चे की जो अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे ने पूरे साल में की होती हैं, जो भी सर्टिफिकेट अचीव किए होते हैं, जो भी उसने डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया, जो भी ऐसे उसने लिखे, वो सारी क्या करती है, पोर्टफोलियो फाइल वगैरह जो बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है एक टूल है, जिससे हम क्या मेज़र करते हैं, द ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इससे हम बच्चे की जो ग्रोथ है समय के साथ कैसे वो हो रही है उसको मेज़र करने में बहुत ही मदद करता है। क्या वो पोर्टफोलियो होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कौन सा मिनरल, कौन से मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आयरन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आयोडीन नीडेड फॉर सिंथेसाइज ऑफ अ हार्मोन इज कॉल्ड। देखिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है और आयोडीन की कमी से जो ग्वाइटर, घेंगा नाम का जो रोग है वो गले में हो जाता है, और गले में होता है हमारे थायराइड ग्लैंड, और वहाँ से सीक्रेट होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, और उसी के सिंथेसाइज के लिए हमें आयोडीन की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो रिप्रोडक्टिव चीज़ों में बहुत मदद करता है फीमेल में। ठीक है, और ये जो आपके टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इनमें ये जो हार्मोन सीक्रेट करेंगे, इनको स्टिमुलेट करने के लिए, हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कौन बोलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा मस्तिष्क में होता है, जो हमारे ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो यहाँ पर बोलती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बैड बग इज क्या है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए बैड बग क्या होती हैं, ये होस्ट पर डिपेंडेंट होती है, मतलब किसी और पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और उसी में उदाहरण होता है, उसी में एग्जाम्पल होता है आपका बैड बग, जिसे हम खटमल बोलते हैं हिंदी में। तो बैड बग हो गया, और जो सिर में जू हो जाती हैं, लीचेज हो जाती हैं, है ना, वो सारे क्या होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। एनसीईआरटी में आपका एक जो बेल होती है, अमरबेल जो होती है, वो भी आपकी क्या होती है, पैरासाइट होती है। एक बेल होती है जो पेड़ों पर चढ़ जाती है, वो क्या करती है, पेड़ों से न्यूट्रिशन लेती है। तो जो होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, जैसे आप बहुत अच्छे से, ये बैड बग हो गया, है ना, जो सिर में जूं वगैरह हो जाती हैं, वो सब क्या है, वो सारे के सारे पैरासाइट ही होते हैं। तो बैड बग जो खटमल है वो आपका पैरासाइट होगा। देखिए सैप्रोफाइट्स में आपकी फंगाई वगैरह आ जाती हैं, जो डेड और डिकेइंग, जो सड़े गले होते हैं, उनको खाने में, उनको ख़त्म करने में जो है वो मदद करते हैं, वो आपके सैप्रोफाइट्स हो जाएंगे, जैसे फंगाई वगैरह हो गए। इंसेक्टिवोर वो हो गए जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, जैसे लिजार्ड वगैरह हो गई, वो इंसेक्ट को खाती है, तो वो आपके इंसेक्टिवोर हो जाएंगे। और ये आपका फ्रूगीवोर, देखिए यहाँ पर ये अच्छा है फ्रूगीवोर, तो ये वो होते हैं जो फ्रूट्स वगैरह पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे गोरीला वगैरह हो जाएगा इसमें, जो फ्रूट्स वगैरह या सीड, प्लांट की जो सीड्स वगैरह हो गई, इन मतलब जो फ्रूट रिलेटेड जो सब्सटेंस खाती हैं, वो आपके फ्रूगीवोर होते हैं, जैसे गोरीला वगैरह हो जाएगा। और भी एग्जांपल होंगे, आप नेट पर जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो लोटस जो कि पानी में है, एक्वेटिक है, तो ये आपका हाइड्रोफाइट्स होगा। हाइड्रो शब्द ही आपको बता रहा है वाटर, तो याद रखेंगे हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो आपके वाटर में रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल, वो आपके हाइड्रोफाइट्स होते हैं। अब आपके ज़ेरोफाइट्स वो होते हैं जो आपके डेजर्ट एरिया में रहते हैं, है ना, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, वो आपके ज़ेरोफाइट्स हो गए। उसके बाद मीसोफाइट्स वो होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ये जिनको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर में और कम पानी में, ना ज़्यादा पानी में जो रहते हैं, वो आपके मीसोफाइट्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रोपोफाइट्स। देखिए ट्रोपोफाइट्स जो हैं वो प्लांट्स होते हैं जो ज़ेरोफाइट्स बिहेव करते हैं समर में, जैसे कैक्टाई वगैरह हो गए, तो ज़ेरोफाइट बिहेव करेंगे समर में, मतलब उनको कम पानी की आवश्यकता होगी। और मीसोफाइट जो है वो बिहेव करेंगे रेनी सीजन में, तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके ट्रोपोफाइट्स होते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ट्रोपोफाइट्स क्या है। तो ट्रोपोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ज़ेरोफाइट्स रहते हैं। ज़ेरोफाइट्स कौन से होते हैं, अभी बताया था, जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह। तो ज़ेरोफाइट्स रहेंगे समर में, और मीसोफाइट जो है वो बिहेव करेंगे आपका क्या, रेनी सीजन में। तो ये लोटस यहाँ पर फिलहाल क्या होगा, आपका हाइड्रोफाइट्स होगा, जो कि एक्वेटिक प्लांट में कंसिडर करा जाता है। प्लास्टिक इज़ वॉट, प्लास्टिक क्या है, देखिए कंडक्टर तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कंडक्ट होती है, आपने स्विचेस वगैरह देखे होंगे घर में होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जो करंट वगैरह है वो आपको ना लगे। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन कॉन्स्टिट्यूएट्स। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन, किसी रीजन में कुछ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल हैं,
तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी ही बोलेंगे। याद रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में तो हमारे जितने भी फ्लोरा और फोना है, सब प्लांट और एनिमल, जितना भी पादप जगत है और जंतु जगत है, वो सारा का सारा कंसिडर करा जाता है बायोडाइवर्सिटी में। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कुछ नंबर ऑफ स्पीसीज, वो भी किसकी, प्लांट और एनिमल की, जो किसी रीजन में पाई जाती हैं, वो आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड। साउंड को हम किस में मेज़र करते हैं, साउंड आपकी कैसी वेव होती है, कैसी तरंग होती है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो याद रखेंगे साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और इसको हम मेज़र करते हैं किस में, डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। करंट को मेज़र करते हैं एम्पियर में, वोल्टेज को मेज़र करते हैं वोल्ट में, और पावर को मेज़र करते हैं आपका वाट में, ठीक है, वॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो कि आपका पेडागोजी क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल एथिक डील विद द इशू रिलेटेड टू। देखिए एथिक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल के जो एथिक्स हैं वो क्या कहते हैं, वो किससे, किन इश्यूज से जो है वो रिलेट करते हैं, हाउ टू यूटिलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। जो हमारे एनवायरनमेंट के एथिक्स हैं वो क्या डील करते हैं, वो किन इश्यूज से डील करते हैं, वो डील करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे और कैसे संसाधन जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोगों तक या अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए या कुछ लोग ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ही जो है वो एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर ऐसे ही इशू को क्या करता है, डील करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फैट सॉल्युबल विटामिन इज। फैट सॉल्युबल विटामिन बताने हैं, दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं आपके विटामिन बी और सी। तो ए डी ई के ये क्या होते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और यही वो विटामिन होते हैं जो लीवर जो होता है वो स्टोर कर कर रखता है। और लीवर ही क्या होता है, यकृत ही क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्रंथि होती है। ये भी आप याद रखेंगे। अगर गर्म करते हैं कोई भी चीज़ तो विटामिन सी जो है बहुत जल्दी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट होना, वो किस विटामिन की वजह से होता है, वो विटामिन के की वजह से होता है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे हम हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, सन की प्रेजेंस में ये अपना काम करना शुरू कर देता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है विटामिन डी। तो याद रखेंगे दो तरह के विटामिन है, वाटर सॉल्युबल और आपका फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल पूछा था तो वो आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर विटामिन ए जो है वो आपका फैट सॉल्युबल हो जाएगा। वैसे तो विटामिन के भी आपका फैट सॉल्युबल जो है यहाँ पर होगा। तो जो आंसर है, जो ऑफिशियल आंसर की में दिया था वो ऑप्शन नंबर ए था, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन आर्टिफिशियल क्लाउड, ये यहाँ पर क्लाउड है, कुड नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन रेनफॉल कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग आइस क्रिस्टल ऑफ सिल्वर आयोडाइड टू कोल्ड क्लाउड। देखिए जो कृत्रिम वर्षा होती है यहाँ पर ये उसकी बात कर रहा है, जो आर्टिफिशियल बादल हैं वो बनाए जाते हैं जिससे रेनफॉल जो है बढ़ाई जाती है बाय एडिंग क्या, आइस क्रिस्टल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ये इंपॉर्टेंट है, किसके क्रिस्टल ऐड करे जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड के, जिससे क्या होता है आर्टिफिशियल क्लाउड जो है बनता है। और दिस मोड ऑफ रेनफॉल इज नोन एज, ये जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस मोड को, इसको हम कृत्रिम वर्षा, स्टैटिक मोड जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, साइंस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इट मीन्स दैट, साइंस जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो साइंस में जो फैक्ट्स और थ्योरीज होते हैं वो टेस्टेबल और वेरिफिकेबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, बेस्ड ऑन फैक्ट एंड थ्योरीज दैट आर टेस्टेबल एंड वेरीफिएबल। मतलब कोई भी अगर लॉ है, थ्योरी है, फैक्ट अगर वो आया है तो उसको टेस्ट करा जाएगा, उसको वेरीफाई करा जाता है और समय समय के साथ उनमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आप बचपन में पढ़ते हैं कि पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, फिर क्या हुआ, फिर चीज़ें बदली, फिर हम पढ़ते हैं अब 8 प्लैनेट होती हैं। तो इस तरह से साइंस क्या है, ऑब्जेक्टिव है नेचर में। तो जो इसमें फैक्ट और थ्योरीज होते हैं वो टेस्ट होते रहते हैं और साथ में उनको वेरीफाई भी करा जाता है समय समय पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन 19, साइंस एज अ प्रोसेस। साइंस एज अ प्रोसेस क्या है? देखिए यहाँ पर रिलेशन, कॉन्टैक्ट और इमोशन की बात नहीं हो रही। कवर्स द मेथड बाय विच फैक्ट्स आर एस्टैब्लिश। साइंस एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, रिसर्च होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, बहस होती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ से जो फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, वो निकल कर वहाँ पर आते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ निकल कर आए थे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई अगर वस्तु स्थिर अवस्था में, रेस्ट मोशन में, तो वो रेस्ट में ही रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो वो एक फैक्ट है ना, जो निकल कर आया। तो साइंस एक ऐसा ही प्रोसेस है जिससे क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होते हैं, फैक्ट्स जो हैं वो निकल कर आते हैं, फैक्ट्स इस्टेब्लिश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। एन एम इज आ foreseen and that give direction to an activity and motivates behavior. Who said this? किसने बोला ये चीज़? ये चीज़ आपका क्या है, जॉन डुई ने बोली थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन बायोस्फीयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट, दिस इज टर्म्ड एंड। देखिए जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होता गया, बायोस्फीयर ट्रांसफॉर्म्ड हुआ इनटू अ ह्यूमन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नोस्फेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, बायोस्फीयर वो हो जाएगा आपका। लिथोस्फीयर क्या होता है, ये जो आपका सॉलिड सरफेस होता है अर्थ का, जिसमें आपकी क्या जाती है, क्रस्ट, मेंटल कोर। ऊपर वाली लेयर जो होती है वो आपकी क्रस्ट होती है, बीच में मेंटल होता है और नीचे वाली अर्थ की लेयर क्या होती है, कोर। तो वो पूरा जो सॉलिड है वो आपका क्या है, लिथोस्फीयर है। और ये जो मिसोस्फीयर होता है, ये आपकी लेयर होती है। जैसे आपका जो पूरा बायोस्फीयर है उसमें लेयर होती है ना, सबसे पहले क्या आती है आपकी, ट्रोपोस्फीयर आता है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर आता है, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर आता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपका क्या होता है, जो ओजोन की परत है, ठीक है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, तो वो जो परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती है। उसके ऊपर होता है आपका क्या, मिसोस्फीयर। तीसरे नंबर की जो लेयर होती है वो मिसोस्फीयर होती है। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिसोस्फीयर और ऊपर होती है आपकी एक्सोस्फीयर या आयनोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने आपको कवर कर दिए। तो ये आप स्पेशल है, अलग से है, याद रखेंगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे डेवलप करता है तो जो बायोस्फीयर होती है वो एक ह्यूमन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम नोस्फीयर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर विच इज़ नॉट द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर के आधार पर कौन सा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज होते हैं वो आपके नेचुरल में ही आएंगे। ऑर्गेनिक में क्या जाते हैं आपके प्लांट और एनिमल, है ना, वो सब क्या है, वो आपके ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हो गए। जो इनऑर्गेनिक हो जाएंगे वो आपके जो किससे बनेंगे, मिनरल्स वगैरह से बनेंगे, वो आपके इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज हो गए। तो याद रखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज क्या है, वो तो नेचुरल रिसोर्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो नेचर से मिले। मिनरल्स वगैरह जो होते हैं जैसे कोल वगैरह, तो वो भी आपके क्या है, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज ही तो हैं। अब ऑर्गेनिक रिसोर्सेज में आपके जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो वो सारे के सारे आपके नेचुरल रिसोर्स में आएंगे। उसके अलावा मिक्सचर रिसोर्सेज भी इसी में आ जाएंगे। नेशनल रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं होंगे। नेशनल रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर स्टेट और गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो आपके नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। तो उसको हम नेचर के आधार पर पूछा गया है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो नेशनल रिसोर्स जो है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वुड इज़ डैश। वुड क्या है ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं। एक होते हैं आपके रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जिन्हें हम समय के साथ बार बार यूज़ करते रहते हैं, वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, सन हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो वुड जो है प्लांट का ही पार्ट है, तो वुड जो है वो यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगी, याद रखेंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप में इसमें क्या जाएंगे, आपके कोल वगैरह हो गया, है ना, जो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो वो आपके क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो समय के साथ हम यूज़ करते रहते हैं, ख़त्म नहीं होंगे। जैसे पानी है, आपकी जो सन है ना, वो जिससे हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। प्लांट भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि हम लगाते रहेंगे प्लांट तो प्लांट्स उगते रहेंगे, तो वो रिन्यूएबल में ही कंसिडर करे जाते हैं। तो वुड प्लांट का ही पार्ट है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म। देखिए एक मैग्नेट होती है,
जिसमें आपका एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, चुंबकीय शक्ति होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, किस तरह से नॉर्थ से साउथ जाती हैं और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ जाती हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है, इस तरह से मैग्नेटिक लाइन जो है वो इस तरह से फॉर्म होती है। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जिसमें ही क्या होता है, आपको मैग्नेटिज्म जो है वो फील होती है ना, कहीं ना कहीं फील होती है। दूर से जो आयरन है वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो कि आपका क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप जो है वो यहाँ पर फॉर्म करती हैं। और ये जो क्लोज लूप्ड है, ये हमेशा याद रखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। कहाँ से जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। याद रखेंगे, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं। तो ये क्या फॉर्म करती हैं, ये आपका एक क्लोज्ड लूप जो है वो यहाँ पर बना देती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, द नेचुरल रिसोर्सेज विच मैनकाइंड इज डिपेंडेंट आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्फीयर। देखिए, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जिन पर जो मैनकाइंड है हमारी डिपेंडेंट होती है, वो कौन कौन से स्फीयर होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, बिल्कुल, हाइड्रोस्फीयर, वहाँ से हमें पानी मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना। तो अब आपका बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में तो पूरा ही सब कुछ आ जाता है। तो ये यहाँ से क्या होता है, इन पर क्या है, मैनकाइंड डिपेंडेंट है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉट प्रोवाइडेड, है ना, किस पर जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कहाँ से हमें प्रोवाइड नहीं हो रहे, जिन पे मैनकाइंड जो है, जो हमारी मैनकाइंड है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो वो हो जाएगा आयनोस्फीयर, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया था, जैसे ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आती है, लेयर आती है ना, परत आती है, फिर आपकी मीसोस्फेयर आती है, और ऊपर होती है क्या, आपकी आयनोस्फेयर। और यही वही आयनोस्फेयर है जहाँ पर आपके रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन वगैरह के लिए नेविगेशन में मदद करता है आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर जो लेयर होती है ना, यहाँ पर कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है जिस पर मैनकाइंड जो है हमारी डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, आयनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ। ये जो लैंड होता है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, किसके लिए इंपॉर्टेंट संसाधन है, रिसोर्सेज से काफ़ी सिंपल और बहुत ही ईजी क्वेश्चन बने। साइंस से ज़्यादा ये ईवीएस का जो है वो सेट देखने को लग रहा है, लेकिन हो सकता है अब 2023 में पेपर जो है वो साइंस के ही आधार पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया जाए। पूरा सिलेबस अच्छे से देख लें, पूरा डिफाइन किया हुआ है। आप कहेंगे तो मैं सिलेबस एक बार आपको और समझा दूंगी। देखिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, इन सब के लिए ही लैंड जो है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब जलीय, इकोसिस्टम पूरा, जहाँ पर पूरा सिस्टम फॉर्म होता है। जैसे ग्रास जो, जैसे हम पढ़ते हैं ना इकोसिस्टम में, कि ग्रास जो है खा रहा है ग्रास होपर को खा रहा है, आगे आपका फ्रॉग वगैरह खा रहा है, फिर फ्रॉग को कौन खा रहा है, आपका जो स्नेक है वो खा रहा है। इस तरह से पूरा एक इकोसिस्टम है ना, जो इकोसिस्टम फॉर्म होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पर पूरे जो है जीव जंतु वहाँ पर रह रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है आपका क्या, आइलैंड नहीं आएगा, फॉरेस्ट माउंटेन नहीं आएंगे, जल की बात हो रही है। तो वेटलैंड जो है वो इसमें कंसिडर होते हैं। जैसे आप पढ़ते भी हैं करंट अफेयर वगैरह में, वेटलैंड जो है ऐड होते रहते हैं, है ना। चिल्का लेक हो गया आपका, बुलर झील हो गई, ये सब क्या है, ये सब वेटलैंड ही हैं। वेटलैंड क्या होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा ज़मीन भी है लेकिन पानी वगैरह भी रहता है। जैसे यूपी में भी बहुत सारे वेटलैंड हैं। तो वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे, पंजाब में भी हैं। तो वो वेटलैंड जो होते हैं वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लैंड भी होता है, दलदल टाइप का होता है, पानी वगैरह भी रहता है, तो वो वेटलैंड होते हैं। तो उनमें पूरा एक एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है देखने को मिलता है। बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, वहाँ पर डिपेंडेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, वेटलैंड। जैसे रामसर साइट भी बोलते हैं, कि रामसर साइट जो है ऐड हुई हैं आजकल, करंट में हम पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ करंट आई इज फ्लोइंग एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर देन ओम्स लॉ। बेसिकली ओम्स लॉ के बारे में पूछा है। तो ओम्स लॉ सिंपल होता है, V इज इक्वल टू आई आर। वी यहाँ पर हमारा यह पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे हम वोल्टेज में बोलते हैं, और आई यहाँ पर क्या होता है, हमारा करंट होता है, और आर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, जो कि करंट को रोकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा ओम्स लॉ होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, फिर R यहाँ पर हम एक एज अ कॉन्स्टेंट के रूप में लेते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर जो है वो हमारा क्या है, ओम्स लॉ के थ्रू क्या है, डिफाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर
बी जो है वो यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। ड्यूरिंग लाइटनिंग इन द स्काई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड फ्रॉम सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन इन। देखिए आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होती है स्काई में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जो है वहाँ पर जनरेट होता है फ्रॉम सोलर टेरेस्ट्रियल मतलब सन से, है ना। तो वो इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? देखिए सन के बाहर की बात कर रहा है तो हमारे प्लेनेट के बाहर जो है एक स्फीयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्फेयर होता है, क्योंकि चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, सेम ऐसे ही मैग्नेटोस्फेयर होता है जो प्लैनेट्स के बाहर होता है। तो ये मैग्नेटोस्फेयर और हमारी पृथ्वी का ऊपरी वाला जो आयनोस्फेयर होता है, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ही क्या होती हैं ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होती हैं फ्रॉम सोलर टेरेस्ट्रियल। किसके इंटरेक्शन? इन किसका इंटरेक्शन होता है? आयनोस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आयनोस्फेयर एंड मैग्नेटोस्फेयर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 30 जो आपका एग्जाम में बना, अ कंपास नीडल सफर अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस नियर अ वायर कैरिंग अ इलेक्ट्रिक करंट, दिस फिनोमिनन एक्सप्लेन द एविडेंस ऑफ। आपने बहुत बार देखा है, हमने सीटेट में भी बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है कि जैसे एक माचिस की तिल्ली लेते हैं, उसके ऊपर वायर जो है पूरा लपेट देते हैं और पूरा एक सर्किट जो है वहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। अब इस माचिस के जो ये यहाँ पर खोल लिया, सॉरी तिल्ली नहीं, माचिस का जो डिब्बा लिया है उसके अंदर हम एक निडल जो है वो रख देते हैं, निडल रख देते हैं। अब क्या होता है, जैसे करंट हम पास करते हैं तो क्या होता है, ये निडल जो होती है वो हिलने लगती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिला और इसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये यहाँ पर इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। और इसको हम सही टर्म में बोले तो क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है, हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है मैग्नेट का, केमिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमने पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन देखे जो आपके पीएस टेट जो है, पंजाब टेट जो है उसमें बने 2021 के। इसके बाद हम 2018 के, 2016 के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा दूंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।